हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPSE 142 के कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव पॉइंट्स करवाऊंगी। और इस क्वेश्चन में मतलब इस वीडियो की जो स्टार्टिंग है वो हम नेहरू जी से करेंगे। नेहरू जी का जो टाइम पीरियड था वो किस तरीके से, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन ना डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। तो इसका स्टैटिक पोर्शन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसमें क्या क्या पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो नेहरू जी का जो टाइम पीरियड था उससे रिलेटेड बात करी गई है। आपकी फर्स्ट यूनिट से ही ये क्वेश्चन है। जो जवाहरलाल नेहरू जी है ना, वो बेसिकली आर्किटेक्ट माने जाते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन्होंने किया था। ये प्राइम मिनिस्टर थे प्लस जो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के। और इन्होंने काफ़ी जो लंबा टाइम पीरियड है ना वो इन सब चीज़ों के अंदर स्पेंड किया था। तो इसलिए इनको जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है इसके आर्किटेक्ट कहा जाता है नेहरू जी को। वनडे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसके आर्किटेक्ट कौन है, उनको उनके कर्ता धर्ता कौन है, किसने उनको बनाया, तो वो कौन है, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी जो डॉक्ट्रिन है, इसके अलावा जो ऑपरेशनल शेप्स हैं, इन्होंने हमारी भारत की जो कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उसको इम्पैक्ट किया है। उनकी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं। इसके अलावा इसमें आप और क्या क्या पॉइंट्स को लिखेंगे, जैसे कि जब हमारा भारत देश इंडिपेंडेंट था, मतलब जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों की गुलामी से, ब्रिटिशर्स ने जो हमारे ऊपर रूल किया था उसके उसके बाद में जैसे ही हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे भारत देश को ना बहुत सारी पॉलिसीज़ की ज़रूरत थी। लेकिन आपको पता होगा कि उस टाइम पे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स था ना, तो उसमें काफ़ी हद तक कोल्ड वॉर के भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर क्यों कहा जाता है, तो बेसिकली इसमें लड़ाई वगैरह होने वाली थी बट वो चीज़ ऐसे नहीं हुई थी, इसलिए इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। इसके बारे में भी कुछ स्टैटिक पोर्शन आप याद रख लीजिएगा। मानिए क्वेश्चन आ जाए और आपको नहीं पता आप इसमें ज़्यादा कितने आंसर्स कितने पॉइंट्स को लिखेंगे, तो उस टाइम पे अगर आपको कोल्ड वॉर पता है तो इसके बारे में भी 3-4 पॉइंट्स को ऐड ऑन कर देंगे ना, तो आपके लिए आंसर की स्ट्रेंथ प्लस जो क्वालिटी है वो दोनों ही तरीके से बढ़ जाएगी। अब जैसे कि ये सब चीज़ें जो कोल्ड वॉर का टाइम था उस टाइम पे हमारे भारत देश पे एक तरीके से जो डार्क क्लाउड्स आ गए थे, मतलब गहरे बादल छा जाते हैं, तो ये सब पॉइंट्स हुए थे। तो उस टाइम पे जो नेहरू जी है ना, उन्होंने हाथ मिलाया था किसके साथ में, बाकी नेशंस के साथ में। उसमें कौन कौन से नेशंस आते हैं, जैसे इजिप्ट हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यूगोस्लोवाकिया हो गया। तो इसमें एक जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन अलाइनमेंट क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके ऊपर ना मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि जो नॉन अलाइनमेंट है ना, ये बेसिकली क्या है, किस तरीके से इसको वर्क किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। लेकिन अभी आपको इसमें ध्यान में रखना है कि जो भी स्टेट्स होती है ना, उनको इस तरीके से अरेंज नहीं किया जाता, बेसिकली स्ट्रेट लाइन में अरेंज नहीं किया जाता। जो उनकी पोजीशंस वगैरह होती हैं तो उस अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता है। जो भी अलायंस होते हैं, एफिलिएशंस होते हैं नेशन ग्रुप्स के साथ में, जो पॉलिटिकल लेवल पे पर्सपेक्टिव पे देखे जाते हैं, तो उसको हम इसमें कैलकुलेट करते। अब ये जो टर्म है नॉन अलाइनमेंट, ये इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं। तो ये बेसिकली उन कंट्रीज़ के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी ना, उनकी इंडिपेंडेंस के लिए इसको ज़्यादातर खड़ा माना गया था या उसका रिप्रेजेंटेशन माना गया था। जितने भी जैसे ऑटोनॉमस डिसीजंस होते हैं ग्लोबल रिलेटेड, या फिर जो इश्यूज या चैलेंजेस किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे उनको फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, क्योंकि उनके पास में पावर ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो उस वजह से वो उनको जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको डोमिनेट कर सकती हैं। तो उस वजह से इस चीज़ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया था। तो नेहरू जी के इसमें आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जो हमारे भारत देश के जो रिलेशंस है जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में है, उसके अलावा अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो नेहरू जी के टाइम पीरियड का आप लिख सकते हैं कि ये जो थी ना एक डॉक्ट्रिन थी किसकी, पंचशील की। पंचशील का मतलब होता है 5 चीज़ें। तो इसके अंदर कौन कौन सी जो 5 पॉलिसीज़ आती हैं वो यहाँ पे आपको पॉइंट्स बता रखे हैं। बेसिकली जो पॉलिसी है ना, इसके अंदर जो पंचशील पॉलिसी है, इसके अंदर 5 टोटल कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जो कि आते हैं, जो कि हमारे जो नेबर्स हैं, जो भारत के हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ में इसको कंडक्ट किया गया था। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, 5 जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं पंचशील के अंदर, वो कौन से हैं। फर्स्ट आता है रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सेकंड, नॉन एग्रेशन टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब जैसे जो गांधी जी का मानना था कि जो अहिंसा है, मतलब कि लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, अहिंसा को सपोर्ट करना चाहिए, तो ये चीज़ें नॉन एग्रेशन में आता है। इसके अलावा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, सॉवरेनिटी का, संप्रभुता का ध्यान रखना, तो ये पॉइंट्स, ये प्रिंसिपल्स इसमें आते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईच अदर। जो हर एक कंट्री के अपने अलग से कुछ इंटरनल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कुछ इंटरनल प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके ऊपर उस चीज़ में किसी और कंट्री का, या जैसे हम लोगों में होता है ना कि आपस में एक दूसरे के जो भी पर्सनल मैटर्स होते हैं उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं। इसके अलावा जो म्यूचुअली जो बेनिफिट्स होते हैं रिलेशंस के, जैसे इक्वालिटी हो गया, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो गया, तो ये पॉइंट जो है ना पंचशील के अंदर आते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से देख लीजिए कि रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, हर किसी की जो सॉवरजिनिटी है उसकी रिस्पेक्ट करना, प्लस जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है ना, जो जोड़ के रखते हैं हम एक दूसरे को, दूसरी स्टेट से, कंट्री से जो हमारे रिलेशंस है उसको मेंटेन रखना, नॉन एग्रेशन टूवर्ड्स ईच अदर हो गया। इसके अलावा जो नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए जो भी इंटरनल अफेयर्स होते हैं एक दूसरे के। इसके अलावा जो इक्वालिटी वाला पोर्शन है वो भी आपको इसमें ऐड ऑन करना है, और जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है ये बहुत ज़रूरी है कि शांति से सब लोग रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, शोर शराबा रहता है, तो उससे काफ़ी चीज़ें ना डिस्टर्ब हो जाती हैं, लाइफ भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये पंचशील के अंदर, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेहरू जी का कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या होता है, जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, जो नेहरू जी के टाइम के, जो नेहरूवियन के जो लीगल मैटर्स थे ना, वो कौन कौन से थे। तो यहाँ पे देखिए जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ये स्कॉलर और एक्सपर्ट रहे हैं जो नेहरूवियन कॉन्शियस हैं, क्योंकि जो नेहरू जी है ना वो इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसके आर्किटेक्ट माना जाता है। तो बेसिकली जितने भी इनकी जो इनके एग्रीमेंट्स से, जो फॉर्मल एग्रीमेंट्स थे, तो उन्होंने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि इंडिया की जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हो गया, भारत जैसे हमारा भारत देश है, अंग्रेज़ों की गुलामी से इतने टाइम बाद हम लोग आज़ाद हुए थे, प्लस जो एंटी रेसिज्म है, रेसिज्म का मतलब हो गया जैसे जो कलर के बेसिस पे लोग एक दूसरे को अलग कर देते हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, गोरे काले का भेदभाव होना जाति के बेसिस पे। रेस का मतलब बेसिकली अगर वर्ड याद रखें तो जो जाति है ना वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, कास्ट जाति, ये BR अम्बेडकर जी के भी थॉट से, भीमराव अम्बेडकर के भी, कि जो एंटी रेसिज्म होने चाहिए, जाति के हिसाब से लोगों को बांटना नहीं चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं देखने को मिलना चाहिए। इसके अलावा जो एंटी एपरेटेड्स हो गया, एंटी इंपेरियलिज्म हो गए, ये कुछ वैल्यूज़ आनी चाहिए। गांधी जी के वर्ल्ड जो था ना, गांधी जी ने अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्हीं के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था इन्होंने, नेहरू जी ने। उनके जो प्रिंसिपल्स थे उनको मिक्स करके इन्होंने कुछ अपनी थ्योरीज दी थी। इसके अलावा क्या था, जो गांधी जी की वैल्यूज थी ना, अहिंसा होनी चाहिए, मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी, तो नेहरू जी ने इसको इम्बाइडेड कर दिया था, जो गांधी जी की वैल्यूज थी और जो एस्पिरेशन थे उनको, और एक मॉडर्न भारत को, मॉडर्न इंडिया को बनाने का पूरा तरीके से ट्राई किया था। प्लस इन्होंने एक आइडिया दिया था कि अखंड भारत का आइडिया इन्होंने भी दिया था। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, इस पॉइंट्स को आप अपने आंसर में डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर वर्क किया जाना चाहिए, प्लस जो लोग गरीबी से मर रहे हैं, भुखमरी से, पॉवर्टी है, गरीबी है, हंगर है, तो इन सब चीज़ों में हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इसके लिए इंटरनेशनल लॉज बनाए, कलेक्टिव सिक्योरिटीज़, जो डिप्लोमेसीज, डायलॉग्स वगैरह, इन सबको कमिट किया गया, ऑक्यूपाई किया गया कि हर एक चीज़ के हमारे भारत देश में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे किसी को आप देखते हैं तो उसके लिए आप वर्क कर पाएँ। नेहरू जी के अलावा कुछ और जो लीडर्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, तो इन्होंने जो भी आइडियोलॉजिकल और जो पॉलिटिकल स्ट्रगल था हमारे डेमोक्रेसी का, उस चीज़ को देखा, उसको फैसिलिटेट किया, इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स आप काफ़ी अच्छे हैं, एग्जाम में आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कुछ कोल्ड वॉर का जो बीच वाला टाइम चल रहा था, तो उसमें जो नेहरू जी का जो नॉन अलाइनमेंट था, वॉइस ऑफ रीजन, इंडिपेंडेंस, तो ये जो 2 सुपर पावर्स थी जिन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ को आगे बढ़ाने का ट्राई किया, कि मतलब देखिए डेवलप्ड होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उन कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है, जैसे कि US वगैरह। तो ये क्या है, ये डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनमें काफ़ी हद तक ग्रोथ डेवलपमेंट हो चुकी है, और हमारा भारत इस वक्त क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो उस टाइम पर ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जो नॉन अलाइनमेंट होता है ना, ये बेसिकली क्या हो गया, जितनी भी पावर पॉलिटिक्स होती है उसका रिजेक्शन हो जाना, प्रॉक्सी वॉर्स हो गए, मिलिट्री अलायंस हो गए, आर्म रेसेस हो गए, तो ये सब पॉइंट्स को भी इनमें नेहरू जी ने डाला था।
बेसिकली लोगों का मेन मोटिव क्या होना चाहिए हमारे भारत देश में, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे भारत देश को प्रोटेक्ट करना, लोगों की जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, जो भारत की इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखना, कि रेसिज्म या जात पात के बेसिस पे, रिलीजन के नाम पे लोगों में इतना ज़्यादा दंगे वगैरह ना हो। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। और इसमें कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये बेसिकली डिबेट्स वगैरह कब कब हुई थी, 1950 से जो 1960s वाला टाइम था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेहरू जी का जो ये टाइम पीरियड है ये आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा भारत है, इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और जो फूड शॉर्टेज हो रही थी उसको भी काफ़ी हद तक बिल्ड किया गया। इसके अलावा जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर, जहाँ जिसके ब्रेक होने से रशिया निकला है आपको पता होगा, तो ये चीज़ों में भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये था कि हमारे उसके साथ में रिलेशंस को मेंटेन किया जाए, बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा जो इंडिया ने मतलब हमारे भारत देश ने जो पाकिस्तान है उनके साथ भी बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, कि जो जम्मू और कश्मीर का जो इशू था ना, 370 आर्टिकल हटने से पहले जो जम्मू और कश्मीर का जो इशू है ना वो काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा था, तो इस इशू से रिलेटेड भी उन्होंने काफ़ी हद तक वर्क इसमें किया। बेसिकली जो पाकिस्तान है ये की मेंबर था जो यूएस लेड बांग्लादेश पैक्ट है उसका, बगदाद पैक्ट का, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो पंचशील प्रिंसिपल्स है, 5 प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया, जो नॉन एग्रेशन हो गया, इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना, तो ये सब पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो इंडिया चाइना का फेमस डायलॉग, हिंदी चीनी भाई भाई, तो ये तरीके से जो इन्होंने ना जो सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, नेशनल सिक्योरिटीज़ हैं, उसको मेंटेन किया, कि मतलब हमारी दूसरी कंट्रीज़ के साथ में अगर हम पीसफुल रहेंगे तभी तो हम आराम से अपना ट्रेडिंग वगैरह कर पाएंगे। अगर लड़ाई झगड़ा रहेगा तो हर वक्त दिमाग में रहेगा कि काफ़ी कहीं से भी कुछ भी लड़ाई हो सकती है, कहीं से कुछ भी अटैक वगैरह हो सकता है। तो ये चीज़ों को रोकने के लिए ये चीज़ें लाई गई थी। बेसिकली जो इंटरनेशनल लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं, इनको इसी वजह से इम्प्लीमेंट किया गया था। सो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कुछ जो मेजर डिटरमिनेंट्स हैं हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। इसके अंदर टोटल 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। जैसे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी भी हैं क्योंकि आपको याद रहेंगे जब आप इनको पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे वीडियो ब्लर कैसे हो रहा है ये चलिए, अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इसमें टोटल जो मेजर डिटरमिनेंट्स है वो टोटल कितने हैं, 6 हैं। फर्स्ट आता है हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर, सेकंड आता है इकोनॉमिक फैक्टर। तो इस शीट पे 2 है, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। ज्योग्राफिकल फैक्टर की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको पूरे ये फैक्टर्स एक लाइन स्टेटमेंट में दे रखे हैं, कौन कौन से जो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है इसको शेप करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स है ना वो कौन कौन से आते हैं। एक आता है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, कल्चर, डोमेस्टिक, पर्सनालिटी ऑफ अ लीडर, आइडियोलॉजी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये सब जो 6 पॉइंट्स है ये आपके पास में आते हैं मेजर डिटरमिनेंट्स जो हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हैं। तो देखिए बात करते हैं, पहला आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बेसिकली किस चीज़ को रेफरेंस देता है, शेप, साइज और जो जियोफिजिकल पिक्युलरिटीज़ होती हैं, जो रिसोर्सेज को यूज़ करना होता है, जो जियोपॉलिटिकल सराउंडिंग होते हैं हमारे भारत का या किसी भी कंट्री का जो इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव है, तो ये चीज़ें आपकी ज्योग्राफिकल फैक्टर है इसके अंदर आता है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल फैक्टर में आप किस चीज़ की बात करेंगे, जो ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन होता है जैसे वेदर हो गया, तापमान, क्लाइमेट, वाटर बॉडीज़ हो गए, फ्लोरा और फोना हो गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको अपने आंसर के अंदर लिखना है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है ज्योग्राफिकल फैक्टर की, वो चीज़ किससे रिलेट करती है, जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में हम बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उसके साथ में जो फिजिकल लोकेशन है उसको अकाउंट करना, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना, रिसोर्सेज को देखना, क्योंकि वहाँ पे भी हमारी आर्म फोर्स ऑब्वियसली लाई करती हैं। तो ये सब पॉइंट्स आप इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में लिख सकते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर के बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि मेटल्स हो गए, मिनरल हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए जिसको दहन के लिए, खाना पकाने, कंबशन, इन चीज़ों में यूज़ किया जाता है, फर्टाइल लैंड हो गया, वाटर, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। तो ये सब चीज़ें आपके पास में किस में आती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आती हैं। बेसिकली जिनको एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने से हम हमारी जो इकोनॉमिक है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसको इम्प्रूव या ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं ये किसी भी जो कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसके लिए काफ़ी, उसके हाई रेट को मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा, जैसे कि जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे, जैसे कि अभी जो कोविड का टाइम था तो उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमिक है वो काफ़ी हद तक खो गई थी, काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी चीज़ें, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। इकोनॉमिक जनरेट करने का कोई तरीका ही नहीं था, ना आप कहीं बाहर जा सकते हैं ना बाहर से कुछ अंदर आ सकता है। जो आपकी बेसिक नीड्स थी वही चीज़ें पूरी हो रही थी। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा अगर ये इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, जैसे कि मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, तो आपने पढ़ा भी होगा और इवन जानते भी होंगे कि जो हमारा भारत देश है ना वो इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक संपन्न है, फॉर्चुनेट कंट्री है, ब्लेस्ड कंट्री है हमारा भारत देश, कि जहाँ पे नेचुरल और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसमें बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा हम इसको इम्पोर्ट भी करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को, यूरेनियम को, प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड हो गया, तो ये चीज़ें हमारे भारत देश में काफ़ी हद तक चीज़ें मिलती भी हैं, और जो नहीं मिलती हैं उसको हम और बाकी की कंट्रीज से भी इसको परचेज कर लेते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं आपके इकोनॉमिक फैक्टर से ऊपर। इसके बाद में इसके अलावा जो स्टेट का और सेंटर का जो रेगुलेशन होता है, कंट्रोल होता है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो पॉइंट्स आप यहाँ पे इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, ये आ गया फर्स्ट आपका आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पहला पढ़ा दिया ज्योग्राफिकल फैक्टर, सेकंड हो गया इकोनॉमिक फैक्टर। अब थर्ड आता है हमारे पास में हिस्टोरिकल और जो कल्चरल फैक्टर है वो क्या होता है। हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो फॉरेन पॉलिसी है ना किसी भी कंट्री की, स्पेशली भारत की अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो ये एक बेसिकली उसको बैकग्राउंड सेट करता है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि जो एशियन टाइम पीरियड का जो सिविलाइजेशन था, लोगों ने आगे बढ़ना स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को स्टार्ट कर दिया था, इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था, चीज़ों की वैल्यू समझने लग गए थे। तो ये चीज़ें क्या है, एशियन सिविलाइजेशन के अंदर आती हैं, जो कि ये हमें बताता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आपको पता होगी ये चीज़ें। तो ये आपको आज तो ये चीज़ नहीं देखने को मिलती, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आपको देखने को मिलती है। जो भी बाकी पहले जो था ना टाइम, उस टाइम पे बहुत से जो फॉरेनर्स थे तो वो हमारी कंट्री से इतना सोना और इतनी सारी चीज़ें भर भर के लेके चले गए। तो अब वहाँ हमारे पास में इनकी काफ़ी हद तक लैकनेस हो गई है, और प्लस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस वजह से हमें दूसरी कंट्री से अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए चीज़ों को खरीदना पड़ता है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे जो इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम करें, जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म था, जो ब्रिटिशर्स का जो शासन था, उसके बाद में जब हम आज़ाद हो गए तो ये चीज़ें हमारे काफ़ी हद तक जो फॉर्मर जो पहले वाली जो चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक रह गई थी। जैसे जो ब्रिटिशर्स ने रूल्स रेगुलेशंस बताए थे तो वो चीज़ें आगे भी चीज़ें चलती हुई आ रही, जैसे संडे का ऑफ होना, डेज बना देना। तो ये चीज़ें हमने काफ़ी हद तक, ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव चीज़ें ही हुई थी उनकी गुलामी से, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी थी जो हमने इनहेरिटेट करी है, उनसे विरासत में हमको ये चीज़ें मिली हैं। सो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो गांधी जी के टाइम का आप लिख सकते हैं, जैसे सत्याग्रह हो गया, और ये जो स्वदेशी मूवमेंट्स हैं, इन्होंने भी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा डोमेस्टिक मिलियो। डोमेस्टिक मिलियो के मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे जो हमारा कल्चर हो गया, एथनिक, रिलीजियस और जो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स होते हैं, इन सब की बात करी जाती है। सोशल मतलब सामाजिक स्तर पे, कल्चर मतलब कि जो भी हम दिवाली, होली, ऐसे फेस्टिवल्स जो हमारा अलग अलग कल्चर है, शादी हिंदू समाज में कैसे होगी, मुस्लिम समाज में कैसे होगी, तो ये बेसिकली किस पे आता है, कल्चर और एथनिक पर्सपेक्टिव पे। रिलीजियस हो गए, धर्म रिलेटेड बातें, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स हो गए, तो ये हमारे जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है इसको डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो डायमेंशंस आती हैं, डोमेस्टिक मिलियोज आते हैं, जो कि जो कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसको शेप देने में उसके लिए इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारे कंट्री के दूसरी कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस कैसे हैं, यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नाम आपको दे रखे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो सस्टेनेबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, उनके साथ में रिलेशंस को अच्छा मेंटेन करते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री से ना हमारी कुछ नीड्स पूरी होती हैं। अगर एग्जांपल ले रशिया का, तो देखिए हमारा भले ही रशिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन हमारे रशिया के साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी बहुत सारी जो नीड है ना वो पूरी होती है। किससे? रशिया से। हमारा बेसिकली जितना भी आप देखेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी वेपन्स वगैरह हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं, रशिया से ले रखे हैं, उनको हमने वहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
इसके बाद में नंबर 5 पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सोना ऑफ लीडरशिप। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ना एक लीडर है, पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी एक लीडर की वजह से हमारी सोसाइटी में हिस्ट्री से लेके अभी तक क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि लीडर का ना इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर सही लीडर, सही गाइड आपको करने वाला मिल जाता है ना, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है और बहुत सारी कम प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। सो पर्सोना ऑफ लीडरशिप में यही चीज़ें आती हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फॉरेन पॉलिसी को डिसीव करने में, फॉर्मुलेट करने में फाउंडेशन के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे जो वीपी सिंह जी का जो टाइम था, वो जब प्राइम मिनिस्टर रहे थे हमारे भारत देश के, तो उनके टेन्योर में क्या चीज़ हुई थी। इंडिया की जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसके अगेंस्ट जो वॉर हुई थी वो कमज़ोर हो गई थी। मतलब यहाँ पे ना आपको अलग अलग कुछ लीडर्स के नाम दे रखे हैं। 3 से 4 लीडर्स का मैं नाम आपको समझाऊंगी, जैसे इंदिरा गांधी जी हो गई, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, वीपी सिंह। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 जो लीडर्स हैं ना, उनके बारे में बता रखा है। उनके कुछ नेगेटिव और पॉइंट और कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स आपको दे रखे हैं, तो आप अपने आंसर में इसको डेफिनेटली लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट किसका बता रखा है, वीपी सिंह का बता रखा है। तो ये जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे क्या चीज़ें हुई थी। इसके अलावा जो कश्मीरी टेररिस्ट हो गए या टेररिज्म से, बेसिकली जो वीपी सिंह जी का जो टाइम था ना, जब ये प्राइम मिनिस्टर का इनका टेन्योर था, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है टेररिज्म से रिलेटेड पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे वो जवाहरलाल नेहरू जी का। देखिए, इसको वीडियो को पॉज करिएगा और अंडरलाइन वर्ड्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी की जो आइडियलिस्टिक विजन था, यूटोपियन जो पर्सपेक्टिव था इंडिया रिलेशनशिप्स का, तो वो काफ़ी हद तक क्लियर था अपने टर्म्स में। जो इंडिया चाइना के रिलेशन से उन्होंने बहुत सारी इनके जो पर्सपेक्टिव थे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पेनिलिनियर जो प्रॉब्लम्स थी वो भी हमने फेस करी थी। पेनिलिनियर प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि एक बार आपका गलत डिसीजन और उससे ऐसी प्रॉब्लम आई जिसका इम्पैक्ट आपको काफ़ी लंबे टाइम तक देखने को मिला हो। तो ये इंडिया चाइना जो वॉर हुई थी, प्लस जो इनके रिलेशंस थे, जैसे कश्मीर रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह, तो ये इनके पर्सपेक्टिव पे आपको ध्यान में रखना है कि जवाहरलाल नेहरू जी के टेन्योर में ये आपको ज़्यादातर देखने को मिले थे। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी की बात करें तो इनकी जो लीडरशिप थी उसमें बात करी गई है। जो पाकिस्तान है उसको रिलेट कर सकते हैं आप, जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर है, जो उसको ब्रेकअप हुआ था, तो प्लस जो हमारा भारत देश है उस टाइम पे एक न्यूक्लियर कंट्री बन गया था। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए हैं। जो पर्सोना ऑफ द लीडरशिप है, यहाँ पे एक कोई भी लीडर का आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, उनसे रिलेटेड 3-4 नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। मैंने आपको 3 लीडर्स करवाए हैं। एक वीपी सिंह का बताया है जिनका टेररिज्म से रिलेटेड आप पॉइंट्स लिखेंगे। सेकंड मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू जी का बताया है, और इसके बाद में नेक्स्ट इनके बाद में आता है इंदिरा गांधी जी का। तो ये 3 लीडर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन्होंने किया था। इसके बाद में लास्ट आता है हमारा आइडियोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस होते हैं, आइडियोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस होते हैं। इसका मतलब क्या है, जिसको इम्प्लीमेंट और एक्सप्रेट किया जा सकता है। जितने भी जो लीडर्स होते हैं ना, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है, हर किसी लीडर की ना अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। तो अब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पास ही हो, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें फेल हो जाएँ, चीज़ों में उनको उनके जो इम्प्लीमेंट्स है, पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई, वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, उसको फॉलो नहीं किया गया। तो ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। और नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा भी होता है कि जो भी पॉइंट्स वगैरह उन्होंने बनाए या जो भी चीज़ें, जो प्रेडिक्शंस वगैरह उन्होंने करी किसी भी चीज़ को लेके, तो वो काफ़ी हद तक सही चली हों। जैसे कि हम मैच वगैरह देखते हैं, तो उसमें क्या है, आपको पता होता है कि कई बार आइडिया लगाते हैं कि हाँ अभी ये टीम अच्छा खेल रही है तो ये जीत सकती है। ऐसे ही जितने भी जो परसेप्शंस है ना, यहाँ पे बेसिकली एक लीडर से रिलेटेड बात करी गई है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, पीस को मेंटेन करने के लिए, ट्रीटी को जो संधि वगैरह है उसको किस तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये जो कुछ बिलीव्स हैं, जिसमें लिबरलिज्म आता है, कन्वर्जेशन आता है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब पॉइंट, डेमोक्रेसी, कॉलोनियलिज्म, ग्लोबलिज्म, तो ये पॉइंट्स आपके पास में आते हैं। जो आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट है ये बेसिकली इन चीज़ों से बात करता है। तो आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट्स की अगर हम बात करें तो ये एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है कंसेप्ट्स की, जो कि बेसिकली ह्यूमन लाइफ और कल्चर को रिलेट करके बनाई जाती है किसी भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से रिलेटेड। तो ये किसी भी तरीके से हो सकती है, इसको डिफाइन करा जा सकता है। और जो आइडियोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है ना, इसको वैचारिक भी कहते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है वैचारिक, एक विचारधारा। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, उदारवाद, रूढ़िवाद, समाजवाद। तो इन पॉइंट्स को आप डिटेल में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं।
सो फाइनली ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको छोटा सा एक बार रिवीजन दिखा देती हूँ। पहले मैंने आपको नेहरू जी के टाइम पीरियड का, जो नेहरू जी के कॉन्शियसनेस से, जो जर्नल एग्रीमेंट से, फॉर्मल एग्रीमेंट से, उनके बारे में पढ़ाया। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे समझाया जो मेजर डिटर्मिनेंट्स है ना इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, वो क्या क्या हैं। तो ये हमारे पास टोटल 6 आते हैं। एक इसमें आता है जोग्राफिकल फैक्टर, सेकेंड इसमें इकोनॉमिक फैक्टर आता है। पहले देखिए यहीं पे दिखा देती हूँ आपको। जोग्राफिकल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, हिस्ट्री, कल्चर, डोमेस्टिक, पर्सनालिटी ऑफ लीडर हो गया, आइडियोलॉजी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये कुछ की पॉइंट्स आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर खत्म हो गया है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।